गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है फेयर प्रोसीजर फॉर सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 जजमेंट जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट के वो है सेटिसाइड कर दी हैं, जिन्होंने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स को जो है वो अपहेल्ड करा था और इंडिविजुअल्स को फॉरेनर्स डिक्लेयर कर दिया था। तो ये केस जो है एक बैच ऑफ अपील्स का है जो 27 इंडिविजुअल्स ने असम से फाइल की थी और उनको डिक्लेयर किया गया था फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स द्वारा एज जो है फॉरेनर्स एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स, मतलब बिना जो है पेश हुए जो ऑर्डर पास कर दिया गया। अब हुआ क्या डिस्प्यूट में कि मई 1997 में इलीगल माइग्रेंट्स ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने डिक्लेयर किया कपल को कि वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं जब वो ट्रिब्यूनल के पास अपेयर नहीं हो पाए, जबकि उनको वो नोटिस सर्व किए गए। ट्रिब्यूनल्स ने प्राइमरली रिलाई किया एक रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर पर। पटिशनर्स ने लेटर क्लेम किया कि उनको कभी प्रॉपर नोटिस मिला ही नहीं और उनको ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बारे में सीधा 2019 में पता लगा है। और उन्होंने सब्सिक्वेंटली जो है वो फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट में जाके ऑर्डर को चैलेंज किया और आर्ग्यू किया कि प्रोसीडिंग्स जो है वो वायलेट करती हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। कोई लीगल एड या एमिकस क्यूरी जो है उनको प्रोवाइड नहीं किया गया था। ऑर्डर जो है वो लार्जली हेयर से एविडेंस पर बेस्ड था, कोई सब्सटेंटिव प्रूफ ऑफ फॉरेन नेशनलिटी पर प्रूफ नहीं था, पर बेस्ड नहीं था। और उनके पास गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो इंडियन सिटीज़न है। लेकिन 2020 में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उनके पिटिशंस को डिसमिस कर दिया, कहा कि जो है वो ट्रिब्यूनल के पास क्यों अपेयर नहीं हुए और कोई रिटर्न स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ट्रिब्यूनल के पास सामने क्यों नहीं दिखाया और एक अनएक्सप्लेन डिले क्यों हुआ 23 साल का। हाई कोर्ट जो है वो सेक्शन 9 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट के ऊपर भी उसने रिलाई किया, जो कि बर्डन ऑफ प्रूविंग इंडियन सिटीजनशिप जो है वो पर्सन कंसर्न के ऊपर प्लेस करता है। ये मैटर जो है वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप है उनके कॉन्स्टिट्यूशनल और ह्यूमन राइट्स इंप्लीकेशंस होते हैं, तो इसलिए कोई इंडिविजुअल जो है उसको सिटीजनशिप उससे छीनी नहीं जा सकती या उससे डिप्राइव नहीं की जा सकती जब तक एक फेयर, लॉफुल और रीजनेबल प्रोसीजर फॉलो ना हुआ हो। सिटीजनशिप एक मैटर ऑफ इमेंस कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस है। कोर्ट जो है उन्होंने कंसर्न एक्सप्रेस किया कि डिक्लेरेशन जो है फॉरेनर स्टेटस का एक्स पार्टी प्रोसीडिंग से कैसे दिया गया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ऐसी डिक्लेरेशंस को कंफर्म करने से पहले ट्रिब्यूनल्स को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, केयरफुली एग्जामिन करना पड़ेगा कि प्रॉपर नोटिस इफेक्टिवली सर्व हुआ है, इंडिविजुअल्स जो है उनको जेन्युइन अपॉर्चुनिटी दी गई है एविडेंस प्रेजेंट करने की, और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या फॉलो हुए हैं उन प्रोसीडिंग्स के थ्रू। अब जहाँ पर लॉस ऑफ सिटीजनशिप हो सकती है और तो रिस्क ऑफ डिटेंशन या डिपोर्टेशन होता है, तो वहाँ पर प्रोसीजरल सेफ गार्ड जो है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो अज्यूम कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि अपेलेंट्स जो हैं उन्होंने उनके पास गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट्स थे जो उनके इंडियन सिटीजनशिप को प्रूव कर रहे हैं। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि सिटीजनशिप डिस्प्यूट जो हैं वो सब्सटेंटिव एविडेंस पर बेस्ड होने चाहिए, कोई टेक्निकल प्रोसीजरल डेफिशिएंसीज पर नहीं। कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि सेक्शन 9 जो है वो कहता है कि सिटीजनशिप की जो है का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो इंडिविजुअल पर होता है, लेकिन कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो है वो एक फेयर एडजुडिकेटरी प्रोसेस को ओवरराइड नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 27 हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट जजमेंट्स को सेटिसाइड करा और रिमांड किया मैटर्स रिस्पेक्टिव फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स को फ्रेश एडजुडिकेशन के लिए। अब ये रूलिंग जो है कई तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को रीइंफोर्स कर रही है, जैसे कि सिटीजनशिप जो है उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ही डिटर्मिन किया जा सकता है। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करने होंगे, और जो जजमेंट है ये इन्फ्लुएंस करेगी फंक्शनिंग ऑफ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स को इन असम। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, बायोगैस एज अ पाथवे टू इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो कंटिन्यूड टेंशंस है वेस्ट एशिया में, उससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स जो हैं वो ऑन दी एज हैं। इससे फोकस जो है वो कंप्रेस्ड बायोगैस एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल पर जा रहा है। अब इंडिया जो है लगभग 85% अपने क्रूड ऑयल नीड्स को इंपोर्ट करता है और 90% जो इंडिया के एलपीजी इंपोर्ट्स है वो अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रांजिट होते हैं। तो बायोगैस जो है वो एक मिक्सचर होता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रेस गैसेस का, जो कि एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है। तो जब इसको प्रोसेस और कंप्रेस किया जाता है तो ये कंप्रेस्ड बायोगैस बन जाता है, ठीक है, जो कि एक रिन्यूएबल, कार्बन न्यूट्रल और जो है वो वेस्ट से प्रोड्यूस होने वाला प्रोडक्ट है। इंडिया ने बायोगैस ब्लेंडिंग जो है लगभग एक डेकेड से की है ताकि फ्यूल इंपोर्ट्स को रिड्यूस कर सकें।
उसके लिए सतत नाम से अब जो है वो पॉलिसी चल रही है 2018 में, जिसमें कि एम था कि 5000 CBG प्लांट्स लगाए जाएँ 2023 तक, लेकिन सिर्फ 132 ही लगा पाए हम। ऐसे ही गोवर्धन स्कीम चलाई गई है CBG प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। अब चैलेंजेस क्या आते हैं, क्यों ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वीक है, फॉर्मल क्रेडिट नहीं मिल पाता है और हाई अपफ्रंट टेक्नोलॉजी कॉस्ट रहती हैं। बायोगैस डेवलपमेंट जो है वो अनइवन रही है ग्लोबली भी ऑल्सो। यूरोप, चाइना और यूएस में जो है 90% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन होती है। जर्मनी जो है इसका एक लीडर है, उसने इंसेंटिवाइज किया बायोगैस को 2000 रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एक्ट के थ्रू। लेकिन इससे कॉर्न मेनिया वहाँ पर शुरू हो गया, मतलब कि मेज़ कल्टीवेशन इतनी बढ़ गई कि उससे फूड क्रॉप्स की जो है वो की बजाय लोग मेज़ की तरफ जाने लग गए, मेज़ कल्टीवेशन की तरफ, क्योंकि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा थी। ठीक है, अब इंडिया में भी एक सिमिलर रिस्क है। इकोनॉमिक सर्वे 2026 ने नोट किया है कि मेज़ कल्टीवेशन में शार्प राइज हो रहा है, क्योंकि इंडिया में एथेनॉल प्राइसिंग सिस्टम आ चुका है, तो मेज़ बेस्ड एथेनॉल जो है उसकी हायर प्राइस मिलता है रेस या मोलासिस बेस्ड एथेनॉल में। ये शिफ्ट खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे स्टेट्स में विजिबल है। अब डेनमार्क जो है वहाँ पे मीथेन को जो है टारगेट किया जा रहा है अपने गैस सिस्टम में 2030 तक, और उसमें वो एक तरह से सॉल्यूशन है। गवर्नमेंट डिस्करेज कर रहा है यूज़ ऑफ क्रॉप्स एज फीड स्टॉक, और जो प्राइमरी सोर्स है वो है लाइव स्टॉक मैन्योर और एग्रीकल्चरल वेस्ट। ठीक है, 2023 में नेशनल बायोफ्यूल्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अप्रूव किया एक मैंडेटरी CBG ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। अब फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने फेज CBG ब्लेंडिंग जो है CNG ट्रांसपोर्ट पाइप नेचुरल गैस डोमेस्टिक यूज़ के लिए मैंडेट भी किया है। अब गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से सिर्फ 36 मीडियम साइज बायोगैस प्लांट्स ही इंस्टॉल हुए हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीनेबल एनर्जी का बायोगैस प्रोग्राम फॉर ओवर 3 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं PMFME स्कीम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम को 2029 तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाए। अब PMFME स्कीम क्या है? एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 2020 में लॉन्च की थी ताकि ग्रोथ हो सके और फॉर्मलाइज हो सके माइक्रो फूड यूनिट्स अक्रॉस द कंट्री। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का पार्ट है। 10,000 करोड़ तक का इसमें जो है वो इसका स्कीम का आउटले है। 60-40 से के रेशियो में सेंटर और स्टेट्स इसमें शेयर करती हैं जो फंडिंग होती है। अब इसमें क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी दी जाती है 35% की एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट की। मैक्सिमम सीलिंग 10 लाख रुपए पर यूनिट है। सीड कैपिटल भी दी जाती है 40,000 पर मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जोधपुरी मोजारी। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंटर ने जो है वो GI टैग दे दिया जोधपुर के 200 साल पुराने मोजारी क्राफ्ट को, जो कि हैंड क्राफ्टेड ट्रेडिशनल फुटवेयर है जोधपुर का, राजस्थान का। मेंबर्स ऑफ जीनागर कम्युनिटीज़ को क्राफ्ट करते हैं और ये लगभग 250 साल पुराना क्राफ्ट है। एंटायरली हैंडमेड होता है और ये सिर्फ लेदर से बनता है, कैमल, गोट, काऊ, बफलो के। और इसको मेन और विमेन दोनों पहनते हैं, जो कि हॉट क्लाइमेट ऑफ राजस्थान को सूट करता है। अब GI टैग आपको पता है वो साइन यूज़ किया जाता है उन प्रोडक्ट्स पर जिनका एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन है, और ये GI टैग जो है वो 10 साल के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्वयान इनिशिएटिव। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और ने जो है और ड्रोन फेडरेशन इंडिया ने नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन रिसर्च जो है लॉन्च किया है अंडर स्वयान इनिशिएटिव। स्वयान इनिशिएटिव 2022 में लॉन्च किया गया था स्ट्रेंथन करने के लिए UAS या ड्रोन इकोसिस्टम को इंडिया में। एम्पावर करता है सभी पार्टिसिपेंट्स को जो कि लगभग 1500 अकेडमिक नॉन फॉर्मल रिसर्च या नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटीज़ को बिलोंग करते हैं, और ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 30 प्रीमियर अकेडमिक और R&D इंस्टीट्यूशन से। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं उमंग पोर्टल। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली रिसर्चर्स ने रिवील किए हैं सिग्निफिकेंट वल्नरेबिलिटीज़ उमंग पोर्टल की। उमंग पोर्टल जो है वो एक सिंगल यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है एक्सेस करने के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज, जो सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडीज़ किसी भी जगह से और किसी भी टाइम पर ऑफर करता है। ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट है, और ये एक तरह से इसका एम है कि ये ईजियर कर दे लोगों के लिए कि वो एक्सेस कर सके इंपॉर्टेंट सर्विसेज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या लोकल बॉडीज़ से। अब ये यूनिफाइड अप्रोच जो है प्रोवाइड करता है, जहाँ पर आप एक एप्लीकेशन से सभी तरह की लगभग गवर्नमेंट सर्विसेज अवेल कर सकते हो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। एक न्यू यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड सर्वे जो है वो यंग अडल्ट का, उसमें देखा गया है कि मोस्ट इंडियन स्टिल वांट चिल्ड्रन, लेकिन इकोनॉमिक प्रेशर और जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से जो है वो डिसीजन को डिले कर रहे हैं।
तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड क्या है? एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी 1967 में बनाई गई ताकि प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स लाए जा सकें पॉपुलेशन और सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के फील्ड में। अब बैकग्राउंड अगर हम देखें, ओरिजिनली इसको हम यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ कहते थे। ये इंटायरली सपोर्टेड है बाय वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ डोनर गवर्नमेंट्स। ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल जो है वो नहीं होता है किसी तरह के स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने के लिए। ये असिस्टेंस, रिसर्च और एडवोकेसी प्रोग्राम्स देता है 3 मेजर एरियाज़ में: रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, इश्यूज रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ वुमेन। और इसका अगर हम देखें हेडक्वार्टर तो वो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट में के लिए इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ मन्नार में एक स्टीप डिक्लाइन देखने को मिला है बर्ड नंबर्स का ओवर द लास्ट 4 डेकेड्स, और ओवरऑल जो शोर बर्ड अबंडेंस है वो लगभग 57% से ड्रॉप हुआ है। अब गल्फ ऑफ मन्नार एक वास्ट शैलो बे है जो पार्ट ऑफ लैकेडिव सी का जो इंडियन ओशन का पार्ट है। ये लोकेटेड है बिटवीन साउथ ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न श्रीलंका। ये बाउंडेड है नॉर्थ ईस्ट में बाय रामेश्वरम, एडम्स ब्रिज, मन्नार आइलैंड, ओके। और ये कनेक्टेड है पाक बे से नॉर्थ पे और जो है पाक स्ट्रेट के थ्रू। पोर्ट ऑफ ट्यूटिकोरिन जो है इसके कोस्ट पे पड़ता है, इंडिया के कोस्ट पे। और इसमें 3 डिस्टिंक्ट कोस्टल इकोसिस्टम्स आते हैं: कोरल रीफ्स, सीग्रास बेड्स और मैंग्रोव्स। और वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन्स है मरीन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव में। अब गल्फ जो है वो एक प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क है 1986 में, और इसको गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क बनाया गया है, ठीक है। और इसको डेजिग्नेटेड किया गया है एज अ बायोस्फीयर रिजर्व 1989 में, ओके। So now let us see all these topics in English. So the first topic is fair procedure for citizenship determination. This topic is important for your governance section. So Supreme Court has set aside 27 judgments of the Guwahati High Court which upheld foreigners tribunal order declaring individuals as foreigners, emphasizing that citizenship must be determined through a fair, lawful and reasonable process. The case arose from a batch of appeals filed by 27 individuals from Assam who had been declared foreigners by Foreigners Tribunal through ex parte proceedings. Okay, so basically the decisions were made in the absence of the concerned person. So one of the lead cases involved Savitri Deve and her husband, and in May 1997, the then Illegal Migrants Tribunal declared this couple to be illegal migrants after they failed to appear before the tribunal despite notices being issued to them. The tribunal relied primarily on the report of an inquiry officer, as no documentary evidence or written statement was presented by the petitioners. The petitioners later claimed that they had never received proper notice and they became aware of the tribunal's order only in 2019. They subsequently challenged the order before the Guwahati High Court, arguing that the proceedings had violated the principles of natural justice. No legal aid or amicus curiae had been provided to them. The order was based largely on hearsay evidence rather than substantive proof of foreign nationality. They possessed government-issued documents supporting their claim to Indian citizenship. In 2020, the Guwahati High Court dismissed their petitions, observing that they had failed to appear before the tribunal. There was no written statement or documentary evidence before the tribunal. The challenge was filed after an unexplained delay of nearly 23 years, and High Court also relied upon Section 9 of Foreigners Act, which basically places the burden of proving Indian citizenship on the person concerned. So therefore, the matter was later on appealed before the Supreme Court. Supreme Court observed that questions relating to citizenship have profound constitutional and human rights implications. So therefore, an individual cannot be deprived of citizenship except through a fair, lawful and reasonable procedure. The bench emphasized that citizenship is a matter of immense constitutional significance and it cannot be decided solely on procedural defaults. The court expressed concerns over declaration of foreigner status through ex parte proceedings. Court also observed that before confirming such declarations, tribunals must carefully examine whether proper notice was effectively served or not. The individual received a genuine opportunity to present evidence, or principles of natural justice were followed throughout the proceedings or not. Okay, so where the consequences involve the possible loss of citizenship and the risk of detention and deportation, procedural safeguards assume even greater importance. Supreme Court noted that appellants claim to possess government-issued documents supporting their Indian citizenship, and court also observed that citizenship disputes should be decided on substantive evidence rather than some technical procedural deficiencies.
Of course, court also acknowledged the Section 9 of Foreigners Act, but it said that statutory provision does not dispense with the requirement of a fair adjudicatory process. So instead of deciding the citizenship claims itself, Supreme Court has set aside all 27 Guwahati High Court judgments and remanded the matters to the respective foreigners tribunal and for fresh adjudication. So now this ruling reinforces several constitutional principles like citizenship determination must adhere to the due process of law, foreigners tribunals must strictly follow the principles of natural justice, and this judgment is going to influence the functioning of foreigners tribunals in Assam. So the next topic is biogas as a pathway to India's energy security. This topic is important for your economy section. So continued tensions in West Asia keep global energy markets on edge, and this has renewed focus on compressed biogas as an alternative fuel. So India imports nearly 85% of its crude oil needs, and 90% of the LPG supply of India transits through the Strait of Hormuz. And therefore, the focus is on biogas, which is a mixture of methane, CO2, trace gases, which are produced through anaerobic digestion of organic matter. So when they are processed and compressed, it becomes compressed biogas or CBG. So CBG is a renewable carbon neutral produced from waste, and it is usable for electricity generation, heating or cooking. And India has pursued biogas blending for over a decade to reduce fuel imports. And for that, several schemes were launched like Satat, which aimed to establish 5,000 CBG plants by 2023, but only 132 plants have been completed as of June 2026. And similarly, Gobardhan scheme was launched, but these schemes have failed to yield proper results because of poor infrastructure, weak private investment, difficulty accessing formal credit, and high upfront technology costs. So biogas development remains uneven globally, with Europe, China, and US accounting for 90% of the world production. Germany, which is a leader in Europe, incentivized biogas through its 2000 Renewable Energy Sources Act, and this triggered a corn mania, basically where people started cultivating maize, replacing even food crops due to high profitability with maize. Economic Survey 2026 is noting a sharp rise in maize cultivation even in India, and they are warning that this is happening because of India's administered ethanol pricing system, where maize-based ethanol commands a higher price than rice or molasses-based ethanol. And this shift is visible in states like Maharashtra and Karnataka. So therefore, Denmark offers an alternative model where which is targeting to use only biomethane in its gas system by 2030, which is offering a solution. Government discouraged the use of crops as feedstock, and the primary sources livestock manure and agricultural waste. So in 2023, National Biofuels Coordination Committee approved a mandatory CBG blending obligation for gas distributors, and even Finance Minister has said that there will be phased CBG blending in CNG and piped natural gas. And as per government data, only 36 medium-sized biogas plants have been installed under Ministry of New and Renewable Energies biogas program for over 3 years. So the next topic is PM-FME scheme. This topic is important for your economy section. So central government is considering extending the Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises scheme until 2029, owing to its success. So PM-FME scheme was launched in 2020, and it's a centrally sponsored scheme that focuses on the growth and formalization of micro food units across the country. This scheme is part of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, and this scheme will have has an outlay of 10,000 crore rupees. The funding is shared between center and states in 60 to 40 ratio. It provides credit-linked capital subsidy at 35% of the eligible project cost. Maximum ceiling of 10 lakh per unit is there. It also provides seed capital of 40,000 rupees per member of self-help groups. Okay. So the next topic is Jodhpuri Mojari. This topic is important for our art and culture section. So Center has granted a geographical indication tag to Jodhpur's old Mojari craft. It is handcrafted traditional footwear from Jodhpur, Rajasthan. It is crafted primarily by the members of a Jinagar community. The community adopted shoemaking about 250 years ago. The mojaris are entirely handmade, using only leather from camel, goat, cow, and buffalo. It is worn by both men and women, suited to the hot climate of Rajasthan. What is GI tag? It is a sign used on products which have a specific geographical origin, and this tag is valid for 10 years, okay, following which it can be renewed. So the next topic is Swayan initiative. This topic is important for your governance section.
So, Ministry of Electronics and Drone Federation of India have launched the National Innovation Challenge for Drone Research, and this Swayan initiative, this program is under Swayan initiative, which was launched in 2022 to strengthen the UAS drone ecosystem in India. The aim is to empower participants from all walks of life through more than 1,500 academic, non-formal research and knowledge-sharing activities. And this project is being implemented through a network of 30 premier academic and R&D institutions. So the next topic is Umang portal. This topic is important for your governance section. Recently, researchers have revealed significant vulnerabilities in the Umang portal. This portal is meant to access government services offered by central, state, or local bodies anytime, anywhere. It is part of Digital India initiative. The aim is to make it easier for the people to access important services from government departments or local bodies. And it provides a unified approach where you can install one application to avail multiple government services. Okay. So the next topic is United Nations Population Fund. This topic is important for your social issues. A new United Nations Population Fund survey of young adults finds that most Indians still want children, but economic pressure and gender inequality are pushing the decision further or further away. So United Nations Population Fund is an international development agency which was created in 1967 to support the execution of projects and programs in the area of population and sexual and reproductive health. It was originally called the United Nations Fund for Population Activities. It is entirely supported by voluntary contributions of donor governments, intergovernmental organizations, private sector, and foundations and individuals. It is not directly responsible for any collection of primary statistics. It funds assistance, research, and advocacy programs in three major areas: reproductive health, population problems, issues related to the status of women, and it is part of the UN ECOSOC. Its headquarters is in New York. So the next topic is Gulf of Mannar. This topic is important for our environment section. So Gulf of Mannar has witnessed a steep decline in bird numbers over the last 4 decades, with overall shorebird abundance dropping by nearly 57%. So this Gulf of Mannar is a vast shallow bay which forms part of the Laccadive Sea in the Indian Ocean. It is located between southeastern India and western Sri Lanka. It is bounded to the northeast by Rameswaram, Adams Bridge, and Mannar Island. It is connected to the Park Bay north through Park State. The port of Tuticorin is on the Indian coast, and it is endowed with 3 distinct coastal ecosystems: coral reefs, seagrass beds, and mangroves. It is considered one of the world's richest regions from a marine biodiversity perspective. The Gulf became a protected national park in 1986, earning the name Gulf of Mannar National Park, and it was designated as a biosphere reserve in 1989. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.